अभी तक डीएनए ब्लॉक के 2 वीडियोस इस सेशन के लिए अपलोड हो चुके हैं और अभी तक हम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक कैरेक्टर वगैरह ऐसी काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आइए इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं बॉन्डिंग की कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। बॉन्डिंग का मतलब हुआ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्डिंग कई तरह की प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करेगी, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। हमने एग्जांपल लिया है यहां पर स्कैंडियम का और स्कैंडियम के अंदर हम देख सकते हैं पार्शियली फील्ड डी सब शेल है और ये है यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास 2 तरह की बॉन्डिंग होती है। एक तो ये बनाते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड ये बनाते हैं बाय द लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और इनकी वजह से ये मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्योंकि जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट के पास इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आध एग्जांपल छोड़ दीजिए, जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, उन एक आध एग्जांपल को अगर हम छोड़ दें तो सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लॉस के जरिए ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करके मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे ही ये भी मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरे आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रांजिशन मेटल की एक और खास बात है कि इनके पास पार्शियली फील्ड डी सब शेल है जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप होते हैं और इस वजह से यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसे डीडी ओवरलैप के नाम से पहचाना जाएगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में बन गए 2 तरह के बॉन्ड, एक बना मेटालिक बॉन्ड और एक बना कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बाय डीडी ओवरलैप और मेटालिक बॉन्ड बाय द यूज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि मेटालिक बॉन्ड तो सभी के अंदर ऑलमोस्ट सेम होगा तो इनमें डिफरेंस कहां आएगा? डिफरेंस आएगा कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट बॉन्ड। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे और जितने ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे उतने ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो आइए अब इस बात को हम ऐसे कर लेते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, उतने ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे और जितने अट्रैक्शन ज्यादा होंगे उतनी ही हार्डनेस ज्यादा होगी, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उतनी ही एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा होगी। तो बड़े ध्यान से स्टेप वाइज मैनर में अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, उतने ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे और उनके बेसिस पे ये सभी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी। आइए एक एक करके इन प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि आखिर आपने इनको किस तरह से याद रखना है। सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है कि 2 तरह के फोर्सेस हो गए, मेटालिक बॉन्ड और दूसरा हुआ कोवैलेंट बॉन्ड। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड क्यों होते हैं? तो आपका जवाब होगा बिकॉज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड होते हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उन्हें आपने लिखते जाना है अपने नोट्स के अंदर। बिकॉज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन ये हार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम और मैग्नीज हार्डेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से कंसीडर किए जाते हैं फर्स्ट सीरीज में। इन दोनों को काफी हार्ड माना जाता है, आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब मिलेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 3d5 4s1 4s2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मेटालिक बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाता है और यहां से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे और उतनी ही ज्यादा हार्डनेस होगी। सो वी कैन से बिकॉज दे पोजेस लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसी वजह से ये हार्डेस्ट होते हैं।
तो इस वजह से ये हार्ड होते हैं, ये आपके पास रीजन बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तुरंत आपको जवाब मिलेगा। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते डी सब शेल में। डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे और इसी वजह से ये सॉफ्ट होंगे। तो ये हार्ड क्यों होते हैं, ये सॉफ्ट क्यों होते हैं, इस तरह के जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है कि बताइए मरकरी लिक्विड क्यों होता है? व्हाई मरकरी इज अ लिक्विड, ये जवाब आपको देना होगा। तो इस तरह से ये रहे शुरुआती क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? तो जवाब आ जाएगा ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक पे मिलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आइए सीखते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मीनिंग क्या है, किसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन टू मेटल एटम। दो मेटल एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहा जाता है। दो मेटल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब क्योंकि इनके पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, मेटालिक भी, कोवेलेंट भी, इस वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं और इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। तो अब आपके पास जवाब आ जाएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट पोजेस हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? सो यू हैव द आंसर, बिकॉज ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ध्यान रखिएगा, डी एंड एफ ब्लॉक में मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटालिक बॉन्ड। एस ब्लॉक में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेटालिक बॉन्ड। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एस ब्लॉक से ज्यादा है। ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एस ब्लॉक से ज्यादा है, आखिर ऐसा क्यों है? आई थिंक आप बच्चे जवाब दे सकते हैं। जवाब सामने ही है, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में दो तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गए और यहां पर एस ब्लॉक में सिर्फ एक ही तरह का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसी वजह से डी एंड एफ ब्लॉक में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डी ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी ज्यादा होती है, आखिर इसका रीजन क्या है? इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ये रीजन हमें बताना होगा। व्हाई दे पोजेस हायर डेंसिटी? डेंसिटी देखिए ध्यान से, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको। पिछले 5 सालों में क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न बदले हैं, इसीलिए कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चन भी आपको यहां पर करने होंगे। इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आखिर ऐसा क्यों है? एक बात बताइएगा, गैसेस की डेंसिटी कम होती है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्या कारण है, क्या रीजन है? गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, डेंसिटी कम होती है। सॉलिड के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है। सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है। उसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट में दो तरह के फोर्सेस हैं और इन्हीं दो तरह के फोर्सेस होने की वजह से इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जिसमें जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताया कि किस तरह से ये मेटालिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों से अटैच होते हैं। जवाब के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड में डीडी ओवरलैप मेंशन करना ना भूलें। डीडी ओवरलैप याद है ना, मैंने क्या कहा था? एक एटम का डी ऑर्बिटल दूसरे एटम का डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं, उसे हम डीडी ओवरलैप के नाम से पहचानते हैं। तो अब चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हार्डनेस से लेके सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जवाब आपके पास है। आपने जवाब को अच्छी तरह से देना है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं,
बताइए अपने मेटालिक लैटिस में ये बीसीसी स्ट्रक्चर शो करते हैं, एचसीपी करते हैं, एफसीसी करते हैं या सीसीपी, किस तरह के स्ट्रक्चर को ये शो करते हैं, इसको बताने की कोशिश कीजिएगा क्लास में। ऑल द बेस्ट।